ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि किस प्रकार से लोग जो है पशुपालक बन चुके थे और किस तरीके से वे लोग जानवरों को पकड़कर पालतू बनाने लगे थे। तो लास्ट क्लास में ये सब चीजें हमने जान ली थी कि किस प्रकार से लोगों ने कुत्ते को सबसे पहला अपना पालतू जानवर बनाया, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जो कि अहिंसक होते थे। ठीक है। और धीरे धीरे इस तरह से खेती की शुरुआत लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बसने की प्रक्रिया। जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बसने की प्रक्रिया। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, चलो देख लेते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। मतलब लोग जैसे जैसे पौधे उगाना सीखते गए और जैसे जैसे जानवरों को पालतू बनाते गए, उनकी देखभाल करते गए, तो इस प्रकार से बसने की प्रक्रिया का आरंभ हो गया। क्योंकि जब लोग कोई फसल उगाते थे तो उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था उस फसल की देखभाल करने के लिए। तो इस वजह से जो है लोगों को एक जगह पे रुकना पड़ा और इसी से बसने की प्रक्रिया का आरंभ हो गया। ठीक है। अपनाए गए पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से अलग होते थे। मतलब उन लोगों ने जो भी पौधे अपनाए थे खेती के लिए, वे पौधे हमेशा जंगली पौधों से अलग हुआ करते थे। साथ ही साथ जो जानवर अपनाए थे पालतू बनाने के लिए, वे भी जंगली जानवरों से अलग हुआ करते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि लोग किन पौधों का और किन जानवरों का चयन करेंगे खेती के लिए या पालतू बनाने के लिए जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है खेती की शुरुआत हुई और लोगों ने उन पेड़ों को चुना, उन फसलों को चुना जो बड़े दानों के हुआ करते थे। ठीक है? जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सके। तो ये प्रक्रिया आज भी चलती है और ये प्रक्रिया उस समय भी चलती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है खेती की शुरुआत हो गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। मतलब पालतू उन्हीं जानवरों को बनाया गया जो अहिंसक हो, यानी जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाते हो। जैसे गाय हो गया या फिर कोई बकरी हो गई। इस प्रकार के जानवरों को जो है पालतू बनाने के लिए चुना जाता था जो अहिंसक ना हो। चलिए, इसके बाद है, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। तो ये एक डिफरेंस था इनके बीच में। ठीक है। अब अगर हम बात करें एक नवीन जीवन शैली की, तो एक नवीन जीवन शैली क्या थी वो हम देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई फसल लगाते हैं तो उसे फसल को उगने से लेकर पकने तक में कुछ समय लगता है। ठीक है। इसमें कुछ ही दिन, महीने या फिर कुछ साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उनको उस खेती की देखभाल करने के लिए, उन पौधों की देखभाल करने के लिए या फिर उन पौधों से अनाज प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था। और ये लंबा जो समय था वो उन्हें एक ही जगह पर रुककर व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है। उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चींटियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था कि एक जगह पर ही लंबे समय तक रुकना पड़ता था। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो ये सभी जो है प्रक्रियाएं करनी पड़ती थी और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। मतलब अगर अनाज को उगा लिया है तो अगले फसल के लिए अनाज के बीज को संभाल के कैसे रखा जाए, साथ ही साथ जो खाने के लिए अनाज रखना है उनको संभाल के कैसे रखा जाए,
तो इसके लिए लोगों को भंडारण यानी कि उनको सुरक्षित रखने के लिए सोचना पड़ा। ठीक है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदा और इन चीजों को सुरक्षित रखा। ठीक है। तो इस प्रकार से एक नवीन जीवन शैली की जो है शुरुआत होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है अब धीरे-धीरे कृषि कार्यों में लग चुके थे और साथ ही साथ जो अनाज उगा रहे थे उसके लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। जानवर और जानवरों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। किस प्रकार से खाद्य भंडार होते हैं तो ये हम देख लेते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। जैसे अनाज को अगर हम देखें तो अनाज को बोने के बाद हमें उसी जगह पे रुकना पड़ता था। लोगों को उसी जगह पे रुकना पड़ता था जहाँ पर अनाज को बोया गया है। लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो जानवर हर उस जगह पर जा सकते थे जहाँ पर लोग रहा करते हैं। उनसे क्या होती है कि उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक उनका फायदा था। भोजन एक जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका था। ठीक है। तो लोगों ने क्या सोचा कि जो वो लोग शिकार करते हैं, जो शिकार करके रोज रोज भोजन इकट्ठा करते हैं, तो जानवरों को पालतू बनाने से उनकी ये समस्या जो थी वो दूर हो गई थी। क्योंकि जानवर जब प्रजनन करते थे तो उससे उनकी संख्या बढ़ती थी और संख्या बढ़ने के साथ ही उनसे प्राप्त दूध भी एक भोजन का अच्छा स्रोत हो जाता था। साथ ही साथ जानवरों से मांस भी मिलता था और ये कभी खराब भी नहीं होता था। मतलब जब तक जानवर जिंदा है तब तक जिंदा है और जब उसका मांस प्राप्त करना होगा तो उसे मार दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार की चीजें थी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सके कि जानवर जो है वो चलते फिरते खाद्य भंडार हुआ करते थे। तो लोगों ने उस समय के प्राचीन लोगों ने क्या सोचा, अनाज की खेती के साथ साथ जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया क्योंकि जानवरों से प्राप्त दूध भोजन का एक अच्छा स्रोत हुआ करता था। ठीक है। आगे जो टॉपिक दिया है वो है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मानचित्र संख्या 2 पर जाना है जो कि मानचित्र आपके बुक में दिया है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग मानचित्र को देख लेते हैं। ओके, तो मानचित्र में कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको नीले रंग के वर्ग से दर्शाया गया है। जैसे बुरजहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डिमा है, महागढ़ा है, चिरांद है और यहाँ पर एक है दाऊदली हार्डी। तो ये जितनी भी जगह हैं आप देख रहे हैं, एक हुल्लूर भी है। तो ये जितनी भी जगह हैं ये वे जगह हैं जहाँ से पुरातत्वविदों के लोगों के होने और उनके वहां पर पशुपालन करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। एक और जगह है पेयमपल्ली। तो ये सभी चीजें हैं। एक मिनट। हम्म ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी जगहें जो हैं वो पूरे देश में, पूरे उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप में मैंने बताया था कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भूटान आते हैं। ठीक है। तो पूरे महाद्वीप में अलग अलग जगहों पर ऐसे ऐसे जगह पाए गए हैं जहाँ पे प्राचीन समय में लोग रहा करते थे और पशुपालन किया करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मतलब अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण साइटों की बात करें तो इसमें जो है आज का कश्मीर वाला इलाका जहाँ से बुर्ज होम नाम का साइट पाया गया है। साथ ही साथ अगर पूर्व में बात करें तो वहाँ भी कुछ साइट पाए गए हैं। अगर हम मध्य में बात करें तो मध्य में जो है आपका कोल्डिमा नामक स्थान पाया गया, पश्चिम के अंदर मेहरगढ़ नामक स्थान है। तो ये सारी जो साइट्स हैं वो भारत के अंदर पाई गई हैं। ठीक है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी। मतलब अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्थान आपको बताए जा रहे हैं वहां पर जो पशुपालक या कृषक लोग थे वो रहा करते थे। प्राचीन समय में जितने भी पशुपालक हुए या कृषक हुए वो लोग वहां पर रहा करते थे।
ठीक है। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो अगर ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहा करते थे, वहाँ की खुदाई करके वहाँ से जो भी पौधों और पशुओं के अवशेष मिले हैं उसका पता लगाया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा। ठीक है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। अगर बात करें कि कैसे पता चलता है कि वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो उसमें सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो वो है जले हुए अनाज के दाने। ऐसा लगता है कि ये लोग गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जितने भी अनाज है वो या तो गलती से जल गए होंगे या जानबूझकर जलाए गए होंगे किसी रिचुअल के दौरान। जैसे आज के डेट में भी कोई रिचुअल्स होते हैं तो उसमें अनाजों की आहुति दी जाती है, तो उसी प्रकार से कुछ अनाज के जले हुए दाने मिले हैं जिससे ये पता लगाया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की खेती हुआ करती थी। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। मतलब वहां से प्राप्त हड्डियों के आधार पर यह भी पता लगाया गया कि कौन कौन से जो जानवर है वो पालतू बनाए गए होंगे या किन किन जानवरों का शिकार किया जाता रहा होगा। तो ऐसे ऐसे जगह भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अस्थायी जीवन की ओर, मतलब ये जो लोग थे अब कृषक बन चुके थे, पशुपालक बन चुके थे और इनका जीवन जो है अब वो कहीं ना कहीं अस्थायित्व की ओर जा रहा था और लोग एक जगह रुक कर अपनी बस्तियां बसाने लगे थे और एक जगह रुक कर रहने लगे थे। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। ठीक है, जैसे कि बुझोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। ठीक है, तो बुर्जुर्ग जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर क्या मिले हैं, गर्ता आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब होता है जमीन के नीचे गड्ढे नुमा आकृति बनाकर उसके अंदर रहना। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। कश्मीर के इलाके में जो गर्तावास मिले हैं वो बेसिकली इसलिए बनाए गए थे ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए क्योंकि कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है और वहां पर लोग जो है जमीन के अंदर गड्ढा करके रहा करते थे। तो बुर्ज होम गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। मतलब जितने भी साइट्स मिले हैं जहाँ पे घरों के अवशेष मिले हैं, झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं या फिर गर्तावास के अवशेष मिले हैं, तो वहाँ पता ये चलता है कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह जो है आग के अवशेष मिलते हैं और इसे ये पता लगाया जाता है कि लोग आग से भी परिचित थे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, तो इससे यह अनुमान भी लगाया जाता है कि ठंड के मौसम में बेसिकली हो सकता है कि घर के अंदर या घर के बाहर सभी मौसम के हिसाब से खाना पकाया जाता रहा होगा। तो ये बस अनुमान की चीजें हैं, ये कोई भी चीजें एग्जैक्ट नहीं होती हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं। मतलब इसके पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण क्या क्या होता है। पूरा पाषाण यानी प्राचीन पत्थरों से निर्मित जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उसे पूरा पाषाण कालीन नाम दिया गया है, पूरा पाषाण कालीन वस्तुएं नाम दिए गए हैं। तो ये जो भी जगह हम देख रहे हैं जहाँ से हमें जो है निवासी स्थान साक्ष्य मिल रहे हैं या फिर अनाज के साक्ष्य मिल रहे हैं, वहां से कुछ उपकरण भी मिल रहे हैं जो कि पूरा पाषाण युगीन उपकरण से अलग है। क्योंकि पूरा पाषाण युग में पत्थर के औजार हुआ करते थे जिनसे शिकार किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस समय के जो औजार थे वो थोड़े बेहतर तरीके के हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। तो काल में भी तीन काल थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो पूरा पाषाण युग से भिन्न यहाँ पर औजार मिले हैं और इन औजारों को हम किसमें नाप रखते हैं, नवपाषाण युग में रखते हैं। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो कुछ ऐसे भी औजार मिले हैं जिनकी धार को और ज्यादा तेज करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाया जाता था। ओखली और मुश्तल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो जिस प्रकार से आज ओखली और मुश्तल का प्रयोग होता है उस तरह से वैसे भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता था
कि ये ओखली और मूसल के ही साक्ष्य होंगे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग जिनका मतलब है फिर से पत्थर के बने हुए औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे और ये जो हड्डियों से बने औजार थे वो वर्तमान के चियान में प्राप्त हुए हैं। ये बात भी मैंने बता दी थी। तो कुछ यहाँ पर औजार के नमूने आपको दिखाए गए हैं। कुछ इस प्रकार के औजार जो है हुआ करते थे। ये नवपाषाण युग के औजार हैं क्योंकि पूरा पाषाण युग के औजार से काफी ज्यादा भिन्न थे, क्योंकि पूरा पाषाण युग के जो औजार थे वो वेल डेवलप नहीं हुआ करते थे और वो साइज में भी काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। और यहाँ पर जो आप औजार देख रहे हैं वो काफी ज्यादा इजी टू यूज हैं, छोटे हैं और वेल डेवलप्ड हैं। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ बर्तनों की, तो बर्तनों का भी प्रयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा था। जैसे नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अब मिट्टी के बर्तन क्यों मिल रहे होंगे? क्योंकि जैसे आपने पीछे पढ़ा कि लोग जो है कृषि कार्य में लग चुके थे और कृषि से उत्पन्न अनाज को बटोर के रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी होगी। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब इस पे चित्रकारियां भी कर दी जाती थी या फिर इसके ऊपर ऐसे कलाकार कुछ कलर्स वगैरह भी लगा दिए जाते थे। ठीक है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो पहले बर्तनों का प्रयोग जो है किसी वस्तु को रखने के लिए किया जा रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने उसमें खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। यानी जैसे जैसे लोग कृषि की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे चावल, दलहन, गेहूं ये जितने भी अनाज थे ये अब भोजन का मुख्य हिस्सा बन चुके थे शिकार की तुलना में और कंदमूल की तुलना में। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। मतलब अब लोगों ने कपड़े भी बुनना स्टार्ट कर दिया था और इसके लिए कपास की भी खेती लोग करने लगे थे, जिससे प्राप्त रेशों के द्वारा कपड़े बुनने का काम किया जाता था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? मतलब जैसी परिवर्तन मान के चलो उत्तर भारत में हुआ होगा, क्या यही परिवर्तन दक्षिण भारत में भी एक ही समय पे हुआ होगा? तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। तो ये जो भी परिवर्तन थे ये प्रत्येक जगह नहीं थे, बल्कि किसी किसी स्थान पर हुआ करते थे। ठीक है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। तो जैसा मौसम होता था वैसी आजीविका ये लोग अपना लिया करते थे। ठीक है। अब हम लोग एक सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे मेहरगढ़ का। ठीक है। हमें मेहरगढ़ का एक सूक्ष्म निरीक्षण करना है कि मेहरगढ़ कौन सा स्थान था। मेहरगढ़ वही स्थान है जो कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के आसपास का इलाका है और यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ जाने के साक्ष्य मिले थे। चलिए, तो मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो ये आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। आप चाहे तो एक बार जाकर देख सकते हैं। यह ईरान जाने वाले रास्ते वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। देखो, यहाँ से ईरान के लिए रास्ता जाता है जो कि बोलन दर्रा होते हुए जाता है। दर्रा क्या होता है? पहाड़ के बीच का एक पतला सा रास्ता होता है। दो पहाड़ों के बीच का एक पतला सा रास्ता जो है दर्रा कहलाता है। तो ईरान जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दर्रा है, महत्वपूर्ण रास्ता है जिसका नाम है बोलन दर्रा। उसी के आसपास के क्षेत्र को मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उपजाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो सबसे पहले खेती की अगर शुरुआत पूछी जाए कि कहाँ पे हुई थी तो उसका आंसर होता है मेहरगढ़ में। ठीक है। और किस चीज की खेती यहाँ पर हुई थी? तो गेहूं और जौ की खेती यहाँ पर शुरू की गई थी मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा। ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी शामिल है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। आप यहाँ देख सकते हैं चौकोर तथा आयताकार घरों के आपको अवशेष भी देखने को
मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ पर अस्थायी निवास में रहा करते थे, एक इस जगहों पर लंबे समय से रहा करते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो ये 4 कमरे हैं उसमें से कोई एक कमरा जो है अनाज को रखने या किसी और चीजों को रखने के काम में आता होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो जो मेहरगढ़ है वहां के लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है, इसलिए कब्रों में क्या किया जाता था कि मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। तो जब मेहरगढ़ का एक्सकवेशन हुआ तो कुछ ऐसे कब्रें भी मिली जिसके अंदर क्या था कि जो मृत व्यक्ति है उसकी लाश के साथ साथ उसके अंदर कुछ सामान भी रख दिया जाता था, क्योंकि वहां के लोग ये मान्यता रखते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होती होगी और वहां पर ये जो वस्तुएं हैं वो उनके काम आएंगी। कुछ ऐसी मान्यताएं भी लोग रखते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिसके अंदर सामान भी रखा गया था। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। कारण ये था कि लोगों का क्या मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है, अतः ये बकरी इसलिए दफनाई गई होगी, मृत्यु के बाद उसके भोजन के लिए दफनाई गई। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा, कुछ ऐसी लोगों की मान्यताएं होती थी। ठीक है, तो ये हो गई मेहरगढ़ की सभी बातें। तो हमने आज देख लिया यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमने देख लिया कि लोगों ने पशुपालन कैसे शुरू किया, लोग एक जगह पर स्थायी रूप से कैसे बसने लगे, किन किन चीजों का उन्होंने प्रयोग किया और किस प्रकार से उनका जो जीवन है वो एक आखेटक से पशुपालक की तरफ और कंदमूल इकट्ठा करने वाले संग्राहक से कृषक की तरफ मूव हुआ। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की बातें। एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है आनयंत्र के अंदर, तो इसको आप पढ़ लेना, फ्रांस के बारे में दी गई है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।